नमस्कार, मैं निखिल पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। हम इस समय पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा और हम प्रश्नों के साथ कुछ चीज़ों के साथ जुड़ेंगे। तो आप लोग सभी लोग कैसे हैं, क्या हालचाल है? जम के आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले आज क्योंकि है संडे, तो ऐसे परिस्थिति में आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आपके बीच में यदि कोई बच्चा 12वीं की परीक्षा या कोई बच्चा ग्रेजुएशन की परीक्षा दे रहा हो, तो आप में से कोई भी उसे कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच दे सकते हैं। यह जो बैच है बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगले 6 महीनों तक आपकी तैयारी में एक नया माइलस्टोन तैयार करेगा, मील का पत्थर साबित होगा। तो आप सभी लोग इस कक्षा में 3 घंटा लगातार क्लासेज मिलेंगी आपको। इसके साथ ही आपको, आप सभी लोग जानते हैं कि मॉक टेस्ट रहेगा, स्टडी मटेरियल रहेगा, डेली क्लास टेस्ट, वीकली क्लास टेस्ट, मंथली एग्जाम पैटर्न आधारित क्वेश्चन रहेंगे, सेमेस्टर टेस्ट रहेगा, इसके साथ डाउट क्लास रहेगा और सबसे बड़ी बात है जो आपको हैंडआउट मिलेगा, कंटेंट आपको क्रम से पढ़ना है। तो इस कोर्स में इनरोल होने के लिए आपको क्या करना है? कोई भी विद्यार्थी हमारा जो इस कोर्स में इनरोल होना चाहता है वो NP 500 लगा करके NP 500 गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ से राइस स्मार्ट का ऐप डाउनलोड करेंगे और ऐप के बाद आप अपने नंबर से रजिस्टर्ड करेंगे, वहाँ फीस सेलेक्ट करेंगे, कोर्स और फीस सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पर जाकर आपको मिल जाएगा। वहाँ पे NP 500 लगा दीजिए और आपको मिल जाएंगे 500 रुपये, कम हो जाएगा आपकी फीस में। तो आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं अभ्यास प्रश्न से। तो पहला प्रश्न क्या है, देखो यहाँ पर बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो समास का मतलब होता है संक्षेप, जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ में आपस में नया शब्द प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल मिला के 6 समास हैं, है ना। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, दिगु, बहुब्रीहि समास के रूप में आता है, कर्मधारय। तो ये 6 समास होते हैं। यहाँ देखिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज या चरण कमल। तो देखो चरण कमल, चरण के समान कमल यहाँ बदल जाता है, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला, और करोड़पति, पंचवटी। तो यहाँ देखो चतुर्भुज 4 हैं जिसके मुख, अर्थात 4 हैं जिसके मुख अर्थात उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण आंसर सी आपका बिल्कुल सही है। सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। कौन सा ऐसा समास है जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है? फटाफट प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए मुझे आप लोग। यस, कौन कौन दे रहा है? तो देखिए अव्ययी भाव समास का मतलब होता है जिस समास का पहला पद अव्यय हो और प्रधान हो और अव्यय हो, उसे हम अव्ययी भाव प्रधान कहते हैं। और दिगु का मतलब होता है, देखो संख्या, जहां संख्या और समूह का बोध कराया जाए उसे दिगु समास कहते हैं। द्वंद्व जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, और कर्मधारय जिसमें विशेषण, विशेष्य, उपमेय या उपमान आपस में जुड़े होते हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो इस प्रकार इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। तो सभी लोगों का उत्तर आ रहा है सही। दिगु का मतलब होता है संख्या, जिस समास को संख्या और समूह से इंगित किया जाए। जैसे देखो चौराहा 4 रास्तों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, है ना। इसी प्रकार देखते हैं नवरात्रि 9 रात्रों का समूह। तो जहां संख्या और समूह की बात की जाए वहां दिगु समास होता है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिस समास का पूर्व पद, पहला पद और प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? देखो जिस समास का पूर्व पद, तो समास के 2 पद हमेशा होते हैं। कोई भी यदि समास है तो समास मुख्य रूप से क्या होते हैं? एक होता है प्रथम पद और दूसरा होता है द्वितीय पद। ये दोनों जो द्वितीय पद और प्रथम पद हैं, जब आपस में जुड़ते हैं तो एक नए शब्द समूह का निर्माण करते हैं।
उसे समास कहते हैं। और जब हम इन पदों को अलग अलग कर देते हैं तो इसे विग्रह कहते हैं। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 6 ही क्या है समास हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा कहते हैं। फटाफट प्रश्नों के उत्तर आप लोग दे दे। तो अव्ययी भाव जिस समास का पहला पद प्रधान होता है साथ में क्या होता है, अवयव शब्द जुड़ा होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे शब्द देखो क्या है, मूल शब्द है देश और देश के आगे क्या लगा दिए, प्र लगा दिए, तो क्या बन गया प्रदेश। शब्द क्या है जीवन और जीवन शब्द के आगे क्या लगा दिए, आ लगा दिए, तो क्या बन गया आजीवन हो गया। इसी तरह मरण शब्द है, मरण शब्द में आ लगा दिए तो क्या हो गया आमरण हो गया। तो जिस समास का पहला पद प्रधान होता है साथ में क्या होता है अव्यय जुड़े होते हैं। जैसे शब्द क्या है खबर शब्द है, खबर शब्द है और हमने क्या जोड़ दिया बेखबर, तो बेखबर ये क्या है अव्ययी भाव। दिन प्रत्येक दिन है ना, प्रतिदिन होता है, यदा यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, ये सभी क्या होते हैं अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। पक्की बात है, अव्ययी भाव समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। चलो फटाफट बता दो यथाशक्ति में कौन सा समास है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, या फिर यहां पर द्वंद्व समास है, या अव्ययी भाव है। तो तत्पुरुष जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, पहला नहीं, जिसका दूसरा पद प्रधान हो, देखो क्या कहते हैं तत्पुरुष समास को क्या कहते हैं। यहां देखो कौन सा है, यथाशक्ति में उत्तर फटाफट दीजिए। देखो अव्ययी भाव समास है, लेकिन यहां जानते हैं कि तत्पुरुष समास क्या है, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो साथ में कारक चिन्ह जुड़े होते हैं उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो अव्ययी भाव समझ में आ गया। उसी तरह तत्पुरुष समास में आपको समझना है कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे देखो मैंने कहा राजा का पुत्र, अब राजा का पुत्र तो हम क्या कह सकते हैं राजपुत्र, ठीक है, राजा की पुत्री राजपुत्री है ना, देश निकाला देश से निकाला, तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं तत्पुरुष समास। और कर्मधारय समास जिस समास के कभी पहला पद कभी दूसरा पद उपमेय उपमान और विशेषण विशेष से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं कर्मधारय समास कहते हैं। पक्की बात है। तो चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न, अजात शत्रु में कौन सा समास है। चलो फटाफट बता दो इस प्रश्न का उत्तर। ये तो बहुत आसान लग रहा है कि तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय है, या बहुब्रीहि समास है। अजात शत्रु को क्या कहते हैं, देखो बहुब्रीहि समास जिस समास का न पहला पद प्रधान हो न दूसरा पद प्रधान हो, दोनों शब्दों को छोड़ कोई दूसरा सांकेतिक अर्थ लिया जाता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास का न पहला पद प्रधान हो न दूसरा पद प्रधान हो और उस समास का क्या होता है सांकेतिक अर्थ जिसका लिया जाता हो उसे हम क्या कहते हैं बहुब्रीहि समास कहते हैं। अजात शत्रु क्या है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसी तरह आप जानते हैं वीणा पाणी, वीणा को धारण करने वाली अर्थात मां सरस्वती को, चक्रपाणी चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु, गजानन गज है जिसके आनन अर्थात क्या होता है गणेश जी। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं बहुब्रीहि समास कहते हैं। धन्यवाद। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है। जंगल, वन, अरण्य, कानन में कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है। पानी को जंगल कहते हैं, वन कहते हैं, अरण्य कहते हैं या कानन कहते हैं। तो यहां देखिए वन का निम्नलिखित में कौन सा शब्द पानी का अर्थ देता है। पानी, वन माने जंगल, अरण्य, कानन जंगल, ये तो देता है लेकिन ये पानी का अर्थ देता है। आपका आंसर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इनमें कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है।
अंबर सरिया, आप लोगों ने तो गाना सुना होगा अंबर सरिया। तो चलिए बताइए अंबर का अनेकार्थी कौन है? गगन, पृथ्वी, चंद्रमा या वायु? तो देखिए गगा, अंबर का मतलब होता है गगन, आसमान जिसे आप कहते हैं, चंद्रमा, पृथ्वी, वायु। तो ये तो अलग है। आंसर ए आपका बिल्कुल सही है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ। क्या है कि सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो देखिए यहाँ पे सारंग, सारंग का मतलब सर्प भी होता है, मेघ भी होता है, हरिण है ना। तो यहाँ पे अनेकार्थी शब्द है सारंग। नारंग, सारंग, साखड़ान नहीं। आंसर आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे चयन करें। विधि के कानून, अवधि, पद्धति, ब्रह्मा। तो कौन सा एक विधि के अनेकार्थी शब्दों में गलत है? तो अवधि नहीं हो सकता। विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा, कानून होता है और पद्धति होता है, लेकिन अवधि माने समय नहीं होता है। विधि। आंसर आपका सी बिल्कुल सही है। आंसर सी आपका। नेक्स्ट देखिए क्या है, इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी कौन सा शब्द है? अमृत के समानार्थी के रूप में किसको माना जाता है? पीयूष को क्या कहते हैं? पीयूष को क्या कहते हैं? अमृत कहते हैं। अमृत को ही क्या कहते हैं? पीयूष कहते हैं। याद कर लो, जीवन में कभी मत भूलना। अगला है स्थावर का विलोम शब्द क्या है? चलो बता दो फटाफट, विलोम शब्दों को बताना है। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? सचल, चंचल, चेतन या जंगम? स्थावर क्या होता है? जंगम होता है भैया। आंसर आपका डी बिल्कुल सही है। स्थावर का क्या होता है? जंगम होता है। स्थावर का क्या होता है? जंगम होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है? चलो चलो बच्चा जी, आप सभी लोग चलिए जी। कैसे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? तो जम के पढ़ाई करना है और तैयारी, यही तो जीवन का आनंद है। तो यहां देखिए ग्रस्त का क्या मतलब होता है? विलोम मुक्त होता है। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है? मुक्त होता है मेरे बच्चे, मुक्त होता है। याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? उन्मूलन का विलोम शब्द अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण या संश्लेषण? तो देखिए उन्मूलन शब्द का जो विलोम शब्द है वो है रोपण। याद कर लो, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उन्मूलन का क्या है ना? उन्मूलन का रोपण शब्द है। रोपण बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? गलत विलोम शब्द युग्म गलत है। प्रवेश, नवेश, मूक, वाचाल, भूत, भविष्य, पुरस्कार और तिरस्कार। देखो पुरस्कार और तिरस्कार तो सही लग रहा है, भूत और भविष्य भी सही लग रहा है। मूक माने मन चुप रहना और वाचाल माने बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो यहाँ प्रवेश और नवेश क्या है? गलत है। आपका आंसर ए बिल्कुल सही। अगला प्रश्न क्या है देखिए, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? सही वाला चुनना है आपको। तो सही विलोम शब्द कौन सा? आग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उपकर्ष या जारज, अवसर, औरस या उत्सर्जन और विसर्जन? तो यहाँ पे जो शब्द क्या है सही? आग्रह, आग्रह और विग्रह शब्द कौन सा सही है? आग्रह और विग्रह बिल्कुल सही है। आपका आंसर ए सही होता जा रहा है। तो जम के पढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि गूलर का फूल होना अर्थ क्या है? चलो बता दो, आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से उपयुक्त, बहुत उपयुक्त है। लाल पीला होना, सुंदर होना, विवर्ण होना या दुर्लभ होना? देखो गूलर का फूल क्या होता है? गूलर का एक वृक्ष होता है। देखो वृक्ष कैसे बनता है? ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। यहाँ क्या है? चिट्टी पत्ते उतार दिए है ना, यहाँ पे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अब यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, ये इसकी शाखाएं हो गई भाई। और ये क्या है? देखो गूलर का फूल है। अब यहाँ गूलर का ये जो पेड़ है, गूलर का फूल, अब यहाँ मान लो फूल लग गया, तो क्या लाल पीला होना होता है या सुंदर होना होता है या विपणन होता है या दुर्लभ होना? तो देखिए आपका आंसर बिल्कुल सही है, दुर्लभ होना। क्योंकि गूलर का पौधा बहुत कम होता है और उसके फूल नहीं, सीधे फल आता है।
ऐसी परिस्थिति के नाते दुर्लभ होना क्या कहते हैं, गूलर का फूल होना मतलब दुर्लभ होना। यस, समझ गए। तो चलिए भाई अगला देखिए क्या है, कलेजे पर सांप लोटना। तो भाई देखिए आपका क्या है, यहाँ बना दीजिए कलेजा, और कलेजे पे क्या लोट रहा है, देखिए भैया सांप लोट रहा है, और सांप का ये मुख बना दीजिए, है ना, अजगर सांप है, और ये सांप क्या कर रहा है आपके कलेजे पे भैया क्या कर रहा है, लोटा लोटी कर रहा है। तो दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना या दीनता प्रकट करना। अब देखो भैया है, तो देखो हम सभी के जीवन में क्या है, ईर्ष्या तून गई मेरे मन से। तो क्या है, हम सभी लोगों के यहाँ सांप लेटता है, तो सांप को जो है, सांप लेटने का मतलब क्या है, ईर्ष्या से जल उठना। क्या भैया, ईर्ष्या से जल उठना। और चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये कामायनी के सर्ग थे जो मैंने एक बार में पढ़ दिए। तो कलेजे पर सांप लोटना का अर्थ है ईर्ष्या से जल उठना। हो सकता है आप में से कोई बहुत जल्दी सफल हो जाए, तो हो सकता है किसी को ईर्ष्या हो सकती है। तो अगला क्या है देखिए, पगड़ी रख घी चख। पगड़ी रख और घी चख, कौन बता रहा है, इसका अर्थ क्या है, मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। पगड़ी चख जीवन का आनंद है। पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन, या निर्लज्ज होकर कुछ पाना, निर्लज्ज होकर कुछ पाना, या फिर बदनामी से बुरा नेक नामी, बदनामी से बुरा नेक नामी। तो यहां देखिए क्या है, निर्लज्ज होकर, पगड़ी रख घी चख, पगड़ी रख और निर्लज्ज होकर कुछ भी प्राप्त कर लेना। तो देखिए पगड़ी कैसे बना देते, ऐसे बना दे पगड़ी भाई। पगड़ी देखिए एक आदमी है ना, ये क्या करता है भाई, पगड़ी रख, ये क्या करता है, ये पगड़ी को रख देता है, और क्या करता है, इसके हाथ बना दो, ये क्या कर रहा है, घी चख रहा है, घी खा रहा है ना। पगड़ी रख घी चख का मतलब होता है निर्लज्ज होकर कुछ प्राप्त करना, निर्लज्ज होकर कुछ प्राप्त करना। तो अगला क्या है देखिए क्या है, आए थे हरिभजन को औटन लगे पका। आए थे हरिभजन को, देखो जानते हो आप सभी लोग आए हो पढ़ने और बातें कर रहे हो आपस में, है ना। आए थे हरिभजन को लौटन लगे कपाल। साधुओं की संगति छोड़ देना, या वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, या भक्ति को छोड़कर व्यापार लगना, या गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। तो बताइए फटाफट इस वाले लोकोक्ति का अर्थ क्या है, कौन बता रहा है, मुझे फटाफट बताते जाओ। देखो भैया क्या है यहाँ पर, यहाँ पे क्या है, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ठीक है भैया, समझ गए सभी लोग। तो कपास मत तोड़िए, जो कार्य करने आए हैं वही कार्य करना है आपको। अगला देखिए क्या है, सिर से पानी गुजर जाना। पानी सिर से गुजर जाना, मेरे तो सिर पे बाल नहीं है तो पानी तुरंत गुजर जाता है मेरे सिर से नहाते समय। तो आप लोग बता दे भाई, सिर से पानी गुजरने का क्या मतलब है, गहरे पानी में स्नान करना, यह सहनशीलता की सीमा का टूट जाना, या अच्छी प्रकार से सिर धोना है, अच्छी प्रकार से सिर धोना, या फिर डूबने से बच जाना। तो यहां देखो सभी लोगों का उत्तर आ रहा है बिल्कुल सही, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। सिर से पानी गुजरना का मतलब होता है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। हो गया पक्का, याद हो गया आपको। तो ये याद कर लीजिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से है बहुत महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं कि नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम खतरे जान, कौन बता रहा है, फटाफट बता दीजिए। क्या अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, या नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, या उक्त में से कोई नहीं। यस, फटाफट बता दे जरा। तो देखिए अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। कई सारे विद्यार्थी पढ़ाई करते समय सोचते हैं कि मैं इसी में काम चला लूंगा। अल्प ज्ञान आपके लिए हानिकारक हो सकता है। सफलता प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम की आवश्यकता आपको है मेरे बच्चे, इस बात को गांठ बांध लो। तो नीम हकीम खतरे जान का मतलब होता है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि एक पंडित जी गए थे, वो बाजार से बकरी खरीद के ला रहे।
कुछ लोगों ने कहा कि पंडित जी आगे गांव में गए, कहा उन्होंने, पंडित भाई ये बकरी नहीं है, ये आप क्या पकड़ के लाए, इसको फेंक दीजिए। पंडित जी कहा नहीं नहीं मैं खरीद के लाया हूँ, है तो बकरी है ना। फिर कुछ आगे गए तो कुछ लोगों ने कहा सर पंडित जी ये बकरी नहीं है ना, आप इसको खरीद के ले आए हुए तो कुत्ता है ना। पंडित जी को भ्रम हो गया कि भाई हो सकता है ये कुत्ता। अब देखिए दूसरे के ज्ञान पर, है ना, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। और आप तो जानते ही हो कि दुनिया कैसी है, दिखावे घोड़ा देवे घोड़ी है। दुनिया कैसी है भाई, दिखाने के कुछ और देने की कुछ और होती है। फंस गया भाई पंडित। तो ऐसे ही परीक्षा में क्या होता है, आप लोग फंस जाते हैं। नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। अकथ, अभेद, अचूक, अनुज। नुज, चूक, भेद, कथ। तो कहां अ उपसर्ग नहीं लगा है। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्दांश के पहले, किसी शब्दांश के पहले जब कोई शब्दांश जुड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उप और सर्ग को जो शब्द के नजदीक आता हो, जैसे देखो नुज, नुज नहीं होता, अनुज अपने आप में मूल शब्द है, तो यहां क्या हो गया अनुज। आपका आंसर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते क्या है, संग्राम में उपसर्ग बताइए। संग्राम में उपसर्ग कौन सा है, सम या शम या श या सत। तो देखो शम जमा ग्राम बराबर क्या होता है, शम, शम ग्राम होता है। शम, शम लग गया, उपसर्ग शम के रूप में हो गया। तो आंसर आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि जिंदगी में प्रत्यय बताइए कौन सा है। जिंदगी, जिंदगी की न टूटे घड़ी, है ना। पता नहीं जिंदगी से कितने गाने बने, लेकिन सारे गाने व्यर्थ हो गए, क्योंकि जिंदगी की घड़ी तो सफलता पे आके अटक जाती है। तो देखिए यहां जिंदगी में गी लग गया, जिद, जिद में गी लगा कर कि क्या बन गया भाई, जिंदगी बन गया। जिंदगी की न टूटे लड़ी में क्या है लगा हुआ है, गी लगा है। तो गागेगी करने से जिंदगी नहीं चलती है। ठीक है, अगला देखिए क्या है प्रश्न कि ब उपसर्ग किसमें है। बदबू, बदौलत, बदनाम, बदहजमी। बद अच्छा बदनाम बुरा, बद अच्छा बदनाम बुरा। तो बताओ बद उपसर्ग किसमें लगा है, बदौलत। दौलत में क्या लग गया, ब लग गया, तो क्या बन गया, बदौलत हो गया। तुम किसी की बदौलत सफलता अर्जित नहीं कर सकते, तुम्हें तो सफलता सिर्फ तुम्हें अपने बल पे प्राप्त करना है। बदौलत, ब में कौन सा उपसर्ग लगा है, बदौलत में ब उपसर्ग लगा है। अगला देखिए क्या है, किस पद में कौन सा वैया, वैया प्रत्यय लगाने से बना है। रवैया, डटैया, खवैया या बचैया। तो कौन सा लगाने से, वैया लगाने से बना है। तो यहां देखिए खवैया, खवैया, वैया में क्या लगा, ख जुड़ गया, तो खवैया वैया शब्द से बना हुआ है। आंसर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा है। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा है, प्रति प्रा, प्रत्याशा। प्रति, प्रति जमा आशा बराबर क्या होता है, देखो भैया प्रति आशा बराबर क्या होता है, प्रत्याशा। आंसर सी आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं क्या है कि तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है। तरंग, पुष्कर, कूल, जलधि, उर्मी। तो उर्मी का मतलब क्या होता है, तरंग। उर्मी का मतलब क्या होता है, तरंग। कूल मतलब होता है किनारा, जलधि माने जल में उत्पन्न होने वाला। चलिए इधर देखिए, क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द है संताप, अमर्ष, वैमनस्य या भांति। क्रोध शब्द का पर्यायवाची अमर्ष। अमर्ष का क्या मतलब होता है, क्रोध। ज्यादातर बच्चों को हमारे क्या आता है, क्रोध, अमर्ष। अमर्ष का मतलब क्या होता है, क्रोध होता है। याद कर लो, जीवन में कई बार पूछेगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, हिरण्यगर्भ शब्द का पर्यायवाची शब्द है विष्णु का, ब्रह्मा का, महेश का, गणेश का। हिरण्यगर्भा किसे कहते हैं, चलो बताओ किसका पर्यायवाची है हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा किसका पर्यायवाची है, ब्रह्मा।
ब्रह्मा जी का पर्यायवाची क्या है? हिरण्यगर्भा। ब्रह्मा जी का पर्यायवाची क्या है? हिरण्यगर्भा। याद कर लो, आंसर आपका बी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इस समय होता है आपके प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त। तो आज की कक्षा की लेते हैं हम विदाई। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बैच के साथ मैं आया हूं। जम के पढ़ना, याद करना, तैयार करना। यदि कोई बच्चा एसएससी की तैयारी करना चाहता है तो वो हमारे पास आए, राइस स्मार्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करे, वहां पे अपना नंबर रजिस्टर्ड करे, और यदि वह डाउनलोड करके फीस जमा करता है तो यदि NP लिख करके, NP 500 मेरा कोड है, यदि वह लिख करके एडमिशन लेता है तो 500 रुपये का उसके फीस में क्या होगा? डिस्काउंट हो जाएगा। तो आप यहाँ ऐसा कर सकते हैं। जो हमारे अध्यापक हैं वो एक अच्छी टीम, श्रेष्ठ टीम के रूप में पूरे भारत में इस समय बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आप उनसे जुड़ करके कम से कम पैसे में अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। इसी के साथ करते हैं आज की कक्षा का धन्यवाद। तो पुनः मिलेंगे आपको अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद।